की सरकार, ये जिद है सबको दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की, वो ताकत है ये बताने की, बढ़ेगा अब तो दिल में धड़केगा इंडिया, करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया में आपका स्वागत है। जो जिद है सच दिखाने की, सच दिखाने के सफर पर आज हम फिर आ पहुंचे हैं बिहार, और आज हम आपको लेकर चलेंगे नेपाल बॉर्डर से लगे अररिया और पूर्णिया संसदीय सीटों की चुनावी यात्राओं पर। हर दिन की तरह आज भी इस पूरी चुनावी यायावरी को एक नया मायने देने की खातिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। अररिया मेरा गृह क्षेत्र। अरविंद जी, पहली तस्वीर क्या लगती है आपको वहां? देखिए, इस पूरे इलाके में पिछली दफे जेडीयू बीजेपी ने बहुत जबरदस्त जीत हासिल की थी, तो टूट का असर बहुत साफ दिखाई दे रहा है यहाँ, और साथ में ये भी है संभवतः कि जेडीयू काफी पीछे रह गया है। भाजपा के जो यहाँ के निवर्तमान सांसद हैं प्रदीप सिंह, उनके नाम को लेकर कैडर में भारी विरोध रहा। इवन कि 4 जो एमएलए हैं भाजपा के और उसके जिलाध्यक्ष दिल्ली आकर पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से मिले, उन्हें प्रतिवेदन दिया कि प्रदीप सिंह के अलावा किसी को भी आप प्रत्याशी बनाइए। अब यही असली उनकी परीक्षा है कि फील्ड में जब वो उतरे हैं दोबारा और 5 साल की नाराजगी या एंटी इनकम्बेंसी लेके, तो फिर किस किस्म से वो लड़ाई लड़ेंगे। और उनकी मुश्किल ये है कि इस बार उनके सामने इस इलाके का जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल लड़ाका है, मैं कहूंगा, जो 8 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, 4 बार लोकसभा सदस्य रहे, जिनकी इमेज प्रदीप की इमेज दबंग वाली है, लेकिन वो सुपर दबंग है, तो तस्लीमुद्दीन से वो किस तरह से लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन प्रदीप सिंह के बारे में कहा जाता है कभी वो तस्लीमुद्दीन के चेले हुआ करते थे, उनके लिए काम करते थे। काफी सारे लोग होंगे जो उनके शिष्य रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई तब भी अपने आप में दिलचस्प होगी। अरविंद जी, जो एडीआर की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसके आधार पर प्रदीप सिंह को बिलो एवरेज दिया गया है, 4 से भी कम अंक आए एज ए सांसद। जिस किस्म से लोकल बीजेपी में नाराजगी है, वो ये बताती है कि उन्होंने न पार्लियामेंट का काम किया न लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी का। अरविंद मोहन से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। आज भी प्रोग्राम का समापन होगा डॉक्टर सुनील जोगी के हास्य व्यंग के तड़कों से, तब हम लेकर आएंगे जोगी के जुमले। ये प्यार ये हमदर्दी जो गांवों के लिए है। हर रोज की तरह आज भी प्रोग्राम का आगाज होगा सियासी नेपथ्य की आहटों को स्वर देने की कोशिशों से, यानी चुनावी चटपट से। मध्य प्रदेश की एक खास विदिशा पार्लियामानी सीट पर आने वाले 24 अप्रैल को वोटिंग होना है। इस सीट पर मुल्क भर की नजरें टिकी है, क्योंकि यहां से बीजेपी की तेज तर्रार और अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज इंतखाबी मैदान में अपने मुखालिफ पर 20 साबित हो रही हैं। विदिशा की आवाम को कहीं न कहीं इस बात का इल्म है कि उनकी पार्लियामानी सीट एक वीआईपी सीट में शुमार हो गई है। सुषमा ने विदिशा में कुछ इनकलाबी काम भी किए हैं। मसलन रोजाना विदिशा से भोपाल आने जाने वालों के लिए एक मेमू ट्रेन चलवाई है। रेलवे बजट 2012-13 में विदिशा में हाई हॉर्स पावर के डीजल लोकोमोटिव के लिए ट्रैक्शन अल्टरनेटर बनाने के लिए कारखाने की मंजूरी भी दिलवाई है। इस वजह से विदिशा के गांव धनौवा हवेली में जमीन की पहचान भी कर ली गई है। इसके अलावा अपने पार्लियामानी सीट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कैंसर सेंटर, नर्सिंग कॉलेज और ऑडिटोरियम का तोहफा भी दिया है। इसके अलावा खाते गांव में बागदी नदी पर, सिलवानी में बीना नदी पर, भोजपुर में बारना नदी पर और भोजपुर में ही बेतवा नदी पर बड़े पुलों के तामीर को भी मंजूरी दिलवाई है। सुषमा अपने पार्लियामानी दौर में हफ्ता और एतवार को बाकायदा तौर पर विदिशा की आवाम के दरमियान रहकर उनकी खबर लेती रही। रही बात कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह की, तो उनके बार बार पार्टी बदलने की आदत को विदिशा की आवाम पचा नहीं पा रही है। यही वजह है कि लक्ष्मण सुषमा के मुकाबले रेस में कहीं पिछड़ते जा रहे हैं।
मुल्क का फैसला आने में भले ही अभी 4 हफ्ते की देरी हो, पर दिल्ली के निजाम को भगवा रंग में रंगने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। मोदी की एक कोर टीम उन अव्वलियत को अभी से फहरिस्त में लाने में जुट गई है जिन एजेंडों पर मोदी को वजीर आजम का ओहदा संभालते ही काम करना है। बगैर वक्त गंवाए बतौर वजीर आजम मोदी की ख्वाहिश एक बदले भारत की तस्वीर पेश करने की है। उनका पहला एजेंडा बदुर्मानी पर रोक लगाने का होगा। चुनांचे अपने काबीना के कयाम में मोदी इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि साफ सुथरी छवि वाले लीडरान को ही उनके काबीना में जगह मिले। काबीना भी छोटा ही होगा, यानी गुजरात मॉडल की तरह। वजारत दिफा मोदी अपने पास रख सकते हैं। वजीर खजाना के तौर पर अरुण जेटली और अरुण शौरी का दावा है। राजनाथ सिंह को वजारत दाखिला या HRD मिनिस्ट्री मिल सकती है। गडकरी को शहरी तरक्की, रविशंकर प्रसाद को कानून, इसके अलावा मेनका गांधी और उमा भारती को भी अहम वजारत मिल सकते हैं। सुषमा स्वराज लोकसभा स्पीकर बनाई जा सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम चेहरों को मोदी काबीना में जगह देने की कवायद होगी। मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन और MJ अकबर का काबीना पर दावा मजबूत है। मैं अपने घर में ही अजनबी हो गया हूं आकर, मुझे यहां देखकर मेरी रूह डर गई है। सहम के सभी आरजुएं कोनों में जा छुपी हैं। मैं किस वतन की तलाश में यूं चला था घर से कि अपने घर में ही अजनबी हो गया हूं आकर। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं अररिया संसदीय सीट की चुनावी यात्रा पर। नेपाल सीमा पर बसा अररिया आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज भी विकास की बाट जो रहा है। ग्रामीण और कस्बाई आबादी है, कृषि प्रधान क्षेत्र है। नेपाल की नदियों से आने वाली हर साल की बाढ़ भयंकर विभीषिका लेकर आती है। कोसी घाट, त्रिशूलिया घाट, डोगरा घाट पर पुल की मांग लंबे समय से है। इंडो नेपाल फॉरेस्ट बॉर्डर है, सो तस्करों की पौबारा है और ये राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण में होता है। उद्योग धंधे न होने से युवा पलायन कर रहे हैं। बिहार में अररिया जिला महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की वजह से राज्य भर में नंबर 2 पर है। यहां महिलाएं कतई सुरक्षित नहीं हैं। सड़कों का हाल बदहाल है, शिक्षा का हाल भी वैसा ही है। न ही कृषि विश्वविद्यालय है, न ही मेडिकल कॉलेज। रोजगार की तलाश में पलायन सबसे बड़ी मजबूरी है। बांग्लादेशी घुसपैठिए एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर भगवान भरोसे है। यहां कुल मतदाता 15,52,355 हैं, जिनमें 37% मुस्लिम, 18% यादव, 9% महादलित, 8% सवर्ण, 8% वैश्य, 5% पासवान, कुर्बी 5%, कोयरी 5% और अन्य 12% हैं। जुगनुओं की तरह बिखरे लाखों सूरज में जोत जगाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। बिखरते वक्त के लम्हों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। नहीं, इस बात काफी मुश्किल होगी और मुश्किल इसलिए होगी कि यादव मुसलमान कम्युनिज्म फिर वापस बन गया है। लवें बुझा दी हैं अपने चेहरों की हसरतों ने, मुरादें दहलीज पे सर रख के मर गई हैं कि अपने घर में ही अजनबी हो गया हूं आकर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2014 के चुनावी महासंग्राम को लफ्जों की एक नई धार मुहैया कराने वाले इलेक्शन शो वोट करेगा इंडिया में, जो जिद है सच दिखाने की। ब्रेक पर जाने से पहले हम थे अररिया संसदीय सीट की चुनावी यात्रा पर। आइए अपने उसी सफर को आगे बढ़ाते हैं। क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व भाजपा के प्रदीप सिंह करते हैं। गंगई समाज से आते हैं, जिनके महज 25,000 वोट हैं। दिल्ली स्थित ADR की रिपोर्ट के अनुसार लोगों की उम्मीदों पर प्रदीप सिंह का प्रदर्शन औसत से भी कम, बिलो एवरेज रहा, यानी मात्र 4%। सांसद बनने के बाद पार्टी विरोधी भूमिका रही। अररिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी नारायण झा को हराने के लिए खुले रूप से चुनौती दी थी। सांसद निधि का 15 करोड़ 59 लाख रुपए का उपयोग किया है, पर इसका उपयोग कहां हुआ ये क्षेत्र की जनता नहीं जानती। संसद में प्रदीप सिंह की उपस्थिति मात्र 71% रही। 6 बहस में हिस्सा लिया और 160 सवाल पूछे। अररिया संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा आती हैं: नरपतगंज, रानीगंज, अररिया, फॉरबिसगंज, जोकीहाट और सिकटी। भाजपा ने तमाम विरोधों के बावजूद
प्रदीप सिंह को पुनः उम्मीदवार बनाया है। प्रदीप सिंह को चुनौती कांग्रेस राजद गठबंधन से राजद के पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन दे रहे हैं। तस्लीमुद्दीन 4 बार सांसद और 8 बार विधायक रह चुके हैं। पहली बार अपने गृह क्षेत्र अररिया से चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम और यादव वोट बैंक के सहारे मैदान मारने की जुगत में हैं। 2 बार विधायक रहे विजय मंडल जदयू से चुनावी मैदान में हैं। महादलित और अल्पसंख्यक वोटों का उन्हें आसरा है। आप पार्टी से पत्रकार और प्रकाशक रहे चंद्रभूषण मैदान में हैं। यहां राजद और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला दिखता है। अरविंद जी, पहली तस्वीर अररिया की। निश्चित रूप से यही लड़ाई है, सीधी लड़ाई है। और तस्लीमुद्दीन के लिए अच्छी बात यह है कि लालू यादव ने इस बार थोड़ा नरम होके भी, थोड़ा कांग्रेस के आगे झुक के भी जो यादव और मुसलमान गठजोड़ पुराना अपना वापस बनाने की कोशिश की, वो सफल होता दिख रहा है। कम से कम इस कंस्टिट्यूंसी में तो जरूर। प्रदीप सिंह से यहाँ की अगली जातियां बेतरह नाराज हैं, यानी ब्राह्मण, राजपूत, यहाँ तक कि यादव भी नाराज हैं उनसे। यादव काफी बड़ी संख्या है और यादव और मुसलमान ही अगर तस्लीमुद्दीन को सिर्फ मिल जाए। प्रदीप सिंह पर सांसद निधि से गड़बड़ झाले के कई आरोप लगे हैं। यहां तक कि भाजपा की अपनी इकाई ने ये आरोप लगाए हैं और कहा है कि 6 करोड़ के कंप्यूटर जिस कंपनी, जिस फर्म से खरीदे गए, वो 2005 में बंद हो चुकी थी। अब इसके बाद भी वो टिकट पा जाते हैं जो लोकल यूनिट के इतने विरोध के। और जो पाठ्यक्रम की किताबें खरीदी गई, वो किताबें पाठ्यक्रम में चली ही नहीं, यानी वो कब के बंद हो चुके थे। देखिए, बीजेपी के अंदर भी एक गणित बार बार चला है और प्रदीप सिंह के हाथ में हो गया। वो ये है कि मोदी अति पिछड़ा है, तो अति पिछड़ों को बीजेपी में जगह देनी है। और इस गणित के तहत कई टिकट इस बार नए, जैसे झंझारपुर पड़ोस की सीट है, वहां जो संसद का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक सबसे गरीब सांसद में शुमार होते हैं प्रदीप सिंह। पर इन पर आरोप है कि उन्होंने अभी जो अपने भाई के नाम से अररिया में एक घर बनवाया है, उसकी कीमत, जो बाजार की कीमत है, तकरीबन 10 करोड़ रुपए है। जो आप कह रहे हैं या जो खबरें वहां से लगातार आती रही हैं, वो यही बताती हैं कि बहुत ही होशियार, बहुत ही सर्वगुण संपन्न है ये सांसद महाराज। लेकिन अब यही देखना है कि इस बार क्या मोदी का नाम उनको उनकी यहां तक कि अरविंद जी, जब वहां के बतनाहा में एसएसबी का कैंप जम रहा था, लग रहा था, तो तस्लीमुद्दीन के सुर में सुर मिलाते हुए इन्होंने इसका विरोध किया था, जिससे हिंदू मतदाताओं में खासी नाराजगी है। अब इस पूरे इलाके में वे हिंदू मुस्लिम झगड़ा भी हो चुका है पहले। यहाँ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के लिए झगड़ा पूर्णिया में हुआ, यहाँ हुआ। तो ये सब सवाल चुनाव में उभर के आएंगे, मुझे अभी भी इसमें डाउट है। चाहे तो यहाँ कोई और उद्योग धंधे ना हो इस संसदीय क्षेत्र में, पर गौ मांस की एक फैक्ट्री लगी है और कहा जाता है उसके मालिक से इनकी मिली भगत है। इस पूरे इलाके के लिए, खासतौर से बांग्लादेश सीमा से लगे हुए इलाके के लिए मीट का एक्सपोर्ट करना एक बड़ा बिजनेस है। और वो बिजनेस का पोटेंशियल देख के अगर इन्होंने या इनके किसी मित्र ने वहां हाथ लगाया है और इन्होंने उसको बढ़ावा दिया है, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन ये सब चीजें फिर, पर ये मोदी के एजेंडे पे फिट नहीं होता। वो पिंक मीट एक्सपोर्ट को कई बार अपनी रैलियों में कह चुके हैं इस बारे में। नहीं, वो तो उन्होंने पूरा मुद्दा बनाया और पूरा मुद्दा, और यूपी में आकर उन्होंने स्लॉटर हाउस का बड़ा मुद्दा बनाया। नहीं, और एक बार नहीं, कई बार रिपीट किया इसको। इसका मतलब ये उनके एजेंडे में है। कहते हैं कि इनके नाम का बहुत विरोध था पार्टी के अंदर, पर इन्होंने प्रदेश के कुछ नेताओं को इस कदर उपकृत कर रखा था, जिसमें कई नाम सामने आ रहे हैं, मसलन सुशील मोदी, मंगल पांडे, राजीव प्रताप रूढ़ी, जिनको उपकृत कर ये टिकट तक जा पहुंचे। देखिए, टिकटों में सबसे ज्यादा सुशील जी की चली है, तो सुशील जी को दोष या श्रेय तो जाता ही है। पिछली बार ही जो चुनाव था 2009 का, ये मात्र 20-22 हजार वोटों से जीते थे, तो इस बार इनके लिए आपको राह कितनी आसान दिख रही? नहीं, इस बार काफी मुश्किल होगी, और मुश्किल इसलिए होगी कि यादव मुसलमान कम्युनिकेशन फिर वापस बन गया है और मुसलमानों का वोट और यादवों का वोट इतना है कि अकेले यही 2 मिल जाए तस्लीमुद्दीन को तो वो बस। तो अरविंद जी, अररिया संसदीय क्षेत्र की आखिरी चुनावी तस्वीर। मेरे ख्याल से 3 हिंदू कैंडिडेट लड़े और 1 तस्लीमुद्दीन लड़े। ऐसे कैंडिडेट जिनको यादव वोट मिलने का भरोसा है, तो उनको बढ़त बहुत साफ दिखाई देती है। अररिया में फिलहाल एडवांटेज तस्लीमुद्दीन यानी एडवांटेज लालू की स्थिति बन रही है।
खलाओं में तैरते जजीरों पे चंपई धूप देख कैसे बरस रही है कि जैसे सुबह को ओख में भर लिया हो मैंने। वोट करेगा इंडिया में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटकर हम आपको लेकर चलेंगे पूर्णिया। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल। ये प्यार ये हमदर्दी जो गाँवों के लिए है, काजू बादाम जो भी पुलावों के लिए है। सिर पे लटके हुए शोले को जरा दूर तो कर, तूने मर्जी से जलाया है बुझाया है ये सूरज अक्सर। आज बस मेरे लिए थोड़ा सा मध्यम कर दे, मेरी आंखों में अंधेरा सा उतर आया है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2014 के चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबा देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, जो जिद है सच दिखाने की। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं पूर्णिया संसदीय सीट की चुनावी यात्रा पर। पूर्णिया ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र है। कुल मतदाता 15,40,755 है। मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा क्षेत्र है। क्षेत्र विकास की बाट जो रहा है। कृषि प्रधान क्षेत्र है। हर साल आने वाली बाढ़ से किसान त्रस्त हैं। पूरे क्षेत्र में मक्के की खेती होती है, पर मक्का आधारित कोई उद्योग धंधे नहीं है। इस पर कोई सरकारी नीति भी नहीं है। लंबे समय से बनमनखी चीनी मिल खुलवाने का मुद्दा है, पर नतीजा वही ढाक के तीन पात। सड़कों की हालत जर्जर है। बिजली की समस्या बदस्तूर कायम है। बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ रही है। क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व भाजपा के 2 बार के सांसद उदय सिंह और पप्पू सिंह करते हैं। संसद में इनकी उपस्थिति 76% रही। कुल 14 बहस में हिस्सा लिया और 854 सवाल पूछे। पप्पू सिंह को स्थानीय लोग छमाही सांसद कहते हैं। साल में मात्र कुछ दफे क्षेत्र में आते हैं। 4-5 लोगों से घिरे रहते हैं। दिल्ली में अपने व्यवसाय पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इस बार भाजपा ने पुनः उन पर दांव लगाया है। कांग्रेस से अमरनाथ तिवारी मैदान में है। जदयू से संतोष कुमार कुशवाहा, सपा से मंसूर आलम, सीपीआई माले से पंकज कुमार सिंह मैदान में है। पूर्णिया संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभाएं आती है। मोदी की रैली के बाद पप्पू सिंह की हालत थोड़ी मजबूत हुई है। यह मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच लगता है। पूर्णिया का चुनाव पहले पप्पू सिंह बनाम पप्पू यादव होता था, जिससे मतदाता चिन्हित हो जाता था। इस बार पप्पू यादव मधेपुरा से हैं और उनका कोई निकटवर्ती पूर्णिया में भी नहीं खड़ा है, जिससे पप्पू सिंह को लाभ होता दिख रहा है। हर बार यहां अपराध बनाम प्रभावशाली की लड़ाई होती थी, पर इस बार तस्वीर अलग है। जदयू से भाजपा के अलग होने से महादलित, दलित, अति पिछड़ा, कोयरी, कुर्मी यादव का लाभ पप्पू सिंह को नहीं मिल पा रहा और पासवान के आने का भी लाभ उन्हें बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा। क्या मुश्किल में है पप्पू सिंह? मुश्किल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो वोट की बनावट है वो उनके बहुत प्रतिकूल है। दलितों में भी यहाँ मुसहर बहुत बड़ी संख्या में है। यहाँ पासवान वोट नहीं है। दूसरा ये है कि अति पिछड़ों का की जो गोलबंदी पिछली बार बहुत साफ उनके हक में थी, वो इस बार उनसे छिटकी है। और जो सबसे मुश्किल उनके लिए होने वाली है वो ये है कि यहाँ मुसलमान वोट इतना इन ब्लॉक बड़ा है जो उनके खिलाफ ही जाएगा। यादव और जो मुस्लिम वोट है उनका झुकाव कांग्रेस की ओर दिख रहा है, अमरनाथ तिवारी की ओर। वही तो इस बार यहाँ यादव और मुसलमान और लालू यादव इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि वो कितनी मदद कर रहे हैं अमरनाथ तिवारी को। अरविंद जी, जो जदयू के जो यहाँ से प्रत्याशी हैं कुशवाहा, अभी भाजपा छोड़कर जदयू में आए हैं, कितना प्रभाव डाल पाएंगे? नहीं, अपना उनको पता नहीं कितना मिलेगा या फिर वो लड़ाई में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनके हटने से निश्चित रूप से बीजेपी को तो नुकसान हो गया। मोदी की रैली के बाद पूर्णिया में एक माहौल बना है पप्पू सिंह के लिए कहीं ना कहीं। देखिए, वो चाहेंगे और मोदी ने भी ये कोशिश की होगी और पप्पू सिंह भी ये चाहेंगे कि हिंदू बनाम मुसलमान हो जाए। तो उसमें ये जो जातिगत गिनतियां हम लोग लगा रहे हैं, ये गिनती अपनी जगह खत्म हो जाती है। पूर्णिया की आखिरी चुनावी तस्वीर मेरे हिसाब से अभी भी पप्पू सिंह लड़ाई में है, कोई लड़ाई से बाहर नहीं है। लेकिन अमरनाथ तिवारी जो एक तरह से अनजान है इस इलाके के लिए भी, और एक बार विधायक रह चुके हैं,
वो काफी सीरियस चैलेंज उनको दे रहे हैं। तो अरविंद जी, एडवांटेज बीजेपी मानते हैं आप पूर्णिया में? निश्चित रूप से एक, लेकिन वो मोदी के नाम का ही असर है, वो पप्पू सिंह का अपना बहुत। क्या मोदी का नाम पप्पू सिंह की नैया पार लगाएगी? देखना दिलचस्प रहेगा। अब हम प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में आ पहुंचे हैं। यह वक्त होता है जोगी के जुमले पेश करने का। ये प्यार ये हमदर्दी जो गाँव के लिए है, ये प्यार ये हमदर्दी जो गाँव के लिए है, काजू बादाम जो भी पुलावों के लिए है। रमजान के महीने में ये इफ्तार खाएंगे, रमजान के महीने में ये इफ्तार खाएंगे। ये तू मैं सिर्फ चुनावों के लिए है, ये तू मैं सिर्फ चुनावों के लिए है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको लेकर चलेंगे बिहार की 2 अन्य संसदीय सीट भागलपुर और कटिहार की चुनावी यात्राओं पर। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगता है, अपनी राय से हमें वाकिफ कराएं। अब मुलाकात होगी कल इसी वक्त इसी चैनल पर सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदी भ्रमण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, गुड नाइट। 2014 के चुनावी घमासान को एक मुकम्मल पहचान देने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं भागलपुर और कटिहार। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा